जी, तो मैं ये कह रहा था कि वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं वो या जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है वो कब से शुरू हुई, जब पूरी दुनिया के अंदर एक रैपिड चेंज आया, बहुत सारे चेंजेस आए डिमांड के अंदर, कंज्यूमर की डिमांड्स के अंदर चेंज आए, मार्केटिंग कम के अंदर कंपटीशन में इजाफा हुआ, मार्केट प्लेस की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होनी शुरू हो गई। तो जो बड़ी कंपनीज़ थी, जो अच्छी कंपनीज़ थी, वो इन सारी चेंजेस को के साथ चलते हुए अपने बिज़नेस के प्रोसेसेस जो हैं उनको तब्दील किया, और उसकी इस्तिलाह में आजकल जो है वो कहते हैं कि ऐसी कंपनीज जो लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करती हैं, वो वर्ल्ड क्लास कंपनीज कहलाती हैं। वर्ल्ड क्लास कंपनीज के बारे में कहते हैं द वर्ल्ड क्लास कंपनी डिफाइंस द मॉडर्न ईरा ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का जो मॉडर्न ईरा है, वर्ल्ड क्लास उसको डिफाइन करता है। अब ये वर्ल्ड क्लास क्या है, उसको कैसे अचीव करना है, दिस इज जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन। आपको मालूम नहीं कि आपको कहाँ पे जाके रुकना है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इनोवेशन का और इम्प्रूवमेंट का, कि यू कीप ऑन इनोवेटिंग थिंग्स एंड यू कीप ऑन इम्प्रूविंग थिंग्स, और ये आप करते रहते हैं और उसका कोई टारगेट नहीं है। हर आने वाले दिन के साथ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर आने वाले दिन के साथ नई चीज़ें आ रही हैं, जिनको अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो आप इस कंपटीशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, आप इस रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, कस्टमर की डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं। ऐसा अगर ना हो तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, और अगर आप पीछे रह जाएंगे तो फिर आप compete नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली ये भी हो सकता है कि यू आर वाइप्ड आउट ऑफ द मार्केट। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल दी जा सकती हैं जहाँ पे ऐसा हुआ है कि जब आपने बदलते तकाज़ों के साथ अपने आप को हम-आहंग नहीं किया, तो आप पीछे रह गए। मसलन मैं एक इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप नोकिया की एग्ज़ाम्पल है, जब हमने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना शुरू किया, इट वाज़ बैक इन 2004-5, तो पहला फ़ोन जो हमने लिया वो नोकिया का था, वो 3310 था, जो मुझे कहीं से गिफ्ट मिला था। अब उस ज़माने के अंदर नोकिया वाज़ द मार्केट लीडर, और नोकिया का मोबाइल 3000 रुपये का अगर आप जेब में लेके फिर रहे होते तो उसका ये मतलब था कि आपकी जेब में कैश पड़ा हुआ है। उसकी रीसेल बहुत ज़्यादा थी, उसकी अंदर जो फीचर्स थे उस ज़माने के हिसाब से सबसे अच्छे फीचर्स हुआ करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कुछ अरसे के बाद कि 150 बिलियन डॉलर की कंपनी जो है वो 7 बिलियन डॉलर्स में उसको सेल हुई, यानी 143 बिलियन डॉलर्स उसकी वैल्यूएशन में कमी हुई। क्यों हुई? बिकॉज दे कुड नॉट कीप पेस विद द टाइम। एंड्रॉयड को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि दे आर वाइप्ड आउट ऑफ द मार्केट। 7 बिलियन डॉलर में बिकने के बाद भी अब भी उनके जो फ़ोन है दे आर अनएबल टू फाइंड देयर प्लेस इन द मार्केट। इसी तरह अगर आप देखें तो जो बड़ी कंपनीज हैं सैमसंग और एप्पल जो हैं वो एग्जिस्ट तो कर रही हैं, लेकिन उनकी एक डिफरेंट क्लास है, एक डिफरेंट क्लास ऑफ कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन उससे अगर आप थोड़े से निचले लेवल पे आ जाएँ तो पाकिस्तान की मार्केट अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे के अंदर रैपिडली चेंजेस आए हैं। मसलन सैमसंग को कुछ अर्सा पहले सबसे स्टिफ कंपटीशन पाकिस्तान में फेस करना पड़ता था क्यू मोबाइल के ज़रिए से, और आप देखते थे कि टीवी कमर्शियल्स में, सोशल मीडिया एड्स पे, अखबारात में, हर जगह पे क्यू मोबाइल के एड्स जो हैं, पाकिस्तान के टॉप मॉडल्स थे वो ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे क्यू मोबाइल के, और हर तरफ जहाँ पे आप जाएँ आपको होर्डिंग में क्यू मोबाइल के नज़र आते थे, और हर दूसरे हाथ के अंदर आपको क्यू मोबाइल नज़र आ रहा था। फिर थोड़ा ज़माना आया हुवावे के लिए, कि हुवावे की मार्केट शेयर जो अपना बढ़ा लिया पाकिस्तान के अंदर, और कहा जाने लगा कि हुवावे के फ़ोन जो है वो ड्यूरेबल भी होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम भी नहीं होती, और वो बहुत अच्छे शेयर्स होते हैं, सेल फ़ोन्स होते हैं। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ओप्पो का ज़माना जो है वो शुरू हुआ, ये तो बहुत रीसेंट पास्ट की बात है, शायद अब भी चल रहा है, कि ओप्पो ने मार्केट को कैप्चर किया, और हर जगह आपको ओप्पो की एडवर्टीजमेंट भी नज़र आ रही है, ओप्पो के होर्डिंग्स भी नज़र आ रहे हैं, और फ़ोन भी उनके बहुत ज़्यादा बिके। और आजकल हम देख रहे हैं कि जो कमर्शियल है, जो टीवी है, जो इंटरनेट के ऊपर एडवर्टाइजिंग है, उस पे वीवो का कब्ज़ा है, और इसका मतलब ये है कि दे आर डूइंग गुड इन द मार्केट। तो इतनी रैपिडली चेंज होते नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त क्यू मोबाइल आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आता मार्केट के अंदर, ना एडवर्टाइजमेंट के अंदर नज़र आता है। बल्कि मुझे 2 दिन पहले एक बैंक में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो गेट पे जब खड़ा था, तो सामने एक साहब गुज़रे, हुए कहने लगे कि एक मोबाइल के साथ एक फ्री हम दे रहे हैं अगर आप खरीदना चाहें तो। और जब मैंने देखा तो वो क्यू मोबाइल था। यानी इस हद तक मार्केट आपकी डाउन जो है वो चली जाती है कि आप एक के साथ एक फ्री देना भी शुरू हो गए हैं। तो ये कब होता है कि जब आप ज़माने के साथ कदम मिला के नहीं चलते। जो चेंजेस आ रही हैं रैपिडली, कंज्यूमर की, कस्टमर की डिमांड्स के अंदर जो चेंज आ रही है, मार्केट की जो डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, जब आप उनके साथ नहीं चलते, फिर आप पीछे रह जाते हैं। अगर आप उनके साथ चलते हैं तो यू आर कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड क्लास कंपनी। और वर्ल्ड क्लास का स्टेटस हासिल करना जो है वो तकरीबन हर कंपनी के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि उसको क्लेम करेगा। तो 80% जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या मैनेजमेंट है वो क्लेम करती है कि हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं जो कंपनीज को वर्ल्ड क्लास का स्टेटस दिलाती है। मगर एक्चुअली क्या है कि 10 to 20% जो है वो फर्म्स हैं वो राइट पाथ पे हैं जो वर्ल्ड क्लास स्टेटस को अचीव कर सकते हैं। वर्ल्ड क्लास कंपनीज क्या होती हैं, उनके कुछ फीचर्स हैं
और मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुनाऊँ, बिकॉज़ शायद मैं उनको इतने अच्छे तरीके से ट्रांसलेट ना कर सकूँ। ये जुमले जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, दे वुड बी बेटर टू एक्सप्लेन दिस। कहता है वर्ल्ड क्लास कंपनीज मस्ट मेंटेन स्ट्रेटेजिक एजिलिटी एंड बी एबल टू टर्न ऑन अ डाइम। डाइम कहते हैं 10 सेंट के सिक्के, एजिलिटी कहते हैं बहुत जल्दी मोशन, हरकत करने की एबिलिटी को कहते हैं। बल्कि अगले अगले सेंटेंस इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता कि टॉप मैनेजमेंट मस्ट बी intimately aware of the customer's needs and not become rigid and resistant to the paradigm change। कि मैनेजमेंट जो है वो हर वक्त अवेयर होती है कस्टमर की डिमांड्स के मुताबिक कि उनको कस्टमर इस वक्त हमसे क्या चाहता है, और वो कभी भी चेंज को एक्सेप्ट करने से रेजिस्ट नहीं करते। मसलन आपने देखा कि शुरू में हमने देखा कि जो चाइना के मोबाइल थे उनमें 3-3 कैमरे आए, 2 कैमरे लगे हुए हैं, 3 कैमरे लगे हुए हैं, और फिर हमने अल्टीमेटली देखा कि आईफोन जो है उसके अंदर भी 4 या 5 कैमरे जो है वो लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो चेंज है मार्केट के अंदर आ रही है, आप उसको हमेशा फॉलो करते हैं, चाहे वो एक ऐसे कंपेटिटर की तरफ से आ रही है जो मार्केट में ना होने के बराबर है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे ये फीचर सबसे अच्छा लगता है, वो ये है कि वर्ल्ड क्लास कंपनीज मोटिवेट एंड ट्रीट एम्प्लॉइज लाइक अप्रिशिएटिंग एसेट्स। हम सबको मालूम है कि एसेट्स वो है जो डिप्रिशिएट होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम अपने एम्प्लॉइज को अप्रिशिएटिंग एसेट कंसिडर करते हैं। और कहता है टू एक्टिवेट द टैलेंट ऑफ एवरीवन, डिसीजंस आर पुश्ड टू द लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, यानी आप लोएस्ट लेवल के ऊपर लोगों को इतना डेलीगेट कर देते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कि वो खुद से डिसाइड कर रहे होते हैं, और उसका नतीजा क्या निकलता है, फ्लैट एंड रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर ये आप देखते हैं कि वो सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट यानी सीईओ बैठा होता है, फिर उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, फिर उसके नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर उसके नीचे जनता यानी लेबर होती है। लेकिन जब वर्ल्ड क्लास कंपनीज की बात करते हैं, अगरचे स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ पे डिसीजन मेकिंग की, राय देने की इतनी आज़ादी होती है कि आपको लगता है कि दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। जितना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका इंपॉर्टेंट है, इतना ही मशीन पे खड़ा हुआ मैकेनिक या जो लेबरर है काम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो वर्ल्ड क्लास कंपनी के अंदर ये होता है। जब ये आप कल्चर क्रिएट कर देते हैं, तो उस कल्चर के जरिए से आप अपनी कंपनी को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं, इसके अलावा नहीं बना सकते। फिर वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास कंपनी प्रॉफिटेबली मीट्स द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर की नीड्स को भी फुलफिल करना है और साथ में प्रॉफिटेबली कमाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करते हुए आप जो है वो अपने प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इससे बढ़ के भी आपने एक काम करा, वो क्या है कि सिर्फ नीड्स को सिंप्लीफाई नहीं करना, बट टू पॉजिटिवली डिलाइट देम। आपने अपने कस्टमर को डिलाइट भी देनी है, उनको खुश भी करना है। मसलन जैसे आप देखते हैं, हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि ये ठीक है या गलत है, लेकिन जो लोग आईफोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दे कैरी दैट आईफोन विद अ प्राइड, और वो दिखाना चाहते हैं लोगों के हमारे पास आईफोन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि वो कस्टमर को खुश देखता है उस ब्रांड को अपने साथ एसोसिएट करके। तो दिस कुड बी वन ऑफ द एग्जांपल कि आप कस्टमर को डिलाइटफुल जो है वो किस तरह से कर रहे हैं। तो कस्टमर्स, और ये एक बात नहीं है कि आप एक दफ़ा करेंगे और फिर उसको भूल जाएंगे, नहीं, ये कंटिन्यूअस आपका फीचर रहना चाहिए कि वर्ल्ड क्लास कंपनी मस्ट कंटिन्यू टू डिलाइट इट्स कस्टमर। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर आप, इसीलिए आप देखते हैं कि हर महीने एक नया मोबाइल फ़ोन का ब्रांड आ रहा है, हर कंपनी एक नया मॉडल हर महीने दूसरे महीने लॉन्च करती है, पहले से बढ़ के फीचर्स के साथ लॉन्च करती है, बिकॉज कस्टमर की जो चेंजिंग नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए। फिर वो कहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वर्ल्ड क्लास फर्म्स जो हैं उनकी जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन होती है। तमाम एक्टिविटीज़ जो होती हैं दे आर डायरेक्टेड एट दिस टारगेट कि हमने कस्टमर की जो डिज़ायर्स हैं, जो सेटिस्फैक्शन है, उसको हमने फुलफिल करना है। अगर कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होगा तो हम सक्सेसफुल वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं, और अगर हम नहीं है ऐसा तो फिर हमारे लिए जो है वो इसके काम उल्ट होगा। और फिर वो फाइनली कह रहे हैं कि क्या, कि वर्ल्ड क्लास कंपनीज होती हैं वो लीन मैन्युफैक्चरिंग को अडॉप्ट करती हैं। जब वर्ल्ड क्लास कंपनीज, ऐसी कंपनीज की हम बात करते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो कहते हैं कि लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको अडॉप्ट करती हैं। और वो लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है, लीन मैन्युफैक्चरिंग को हमने डिस्कस करना है, और कुछ उसके फीचर्स यहाँ पे बताए गए हैं कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या इन्वॉल्व करती है। दिस इन्वॉल्व डूइंग मोर विद लेस, eliminating waste and reducing production cycle time। यानी लीन मैन्युफैक्चर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, डूइंग मोर विद लेस, eliminating waste and reducing production cycle time। ये चीज़ों को कम से कम वक्त में आपने प्रोड्यूस करना। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इन वर्ड्स को ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे चूँकि हम कन्वर्जन साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लीन मैन्युफैक्चरिंग को ही डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंपनीज़ के अंदर, जो वर्ल्ड क्लास कंपनीज़ हैं, उनके अंदर लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो उनके कुछ हॉलमार्क्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो
टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम आपको नजर आ रहा है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग जो सबसे पहले जो सिस्टम अडॉप्ट किया वो टोयोटा ने अडॉप्ट किया। एंड टोयोटा एज ए जापानीज कंपनी, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम जापानीज कंपनीज की बात करते हैं तो जो जापानीज कंपनीज हैं वो दे कम अप विद द वैल्यूज, दे कम अप विद द ट्रेडिशन। जब जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में शायद आपने मैनेजमेंट में या ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पढ़ा हो कहीं पे कि जापानी कंपनीज जो है उनका बिल्कुल टोटली डिफरेंट सिनेरियो होता है। अगर आपको इत्तेफाक कभी हुआ हो किसी जापानीज कंपनी के ऑफिस में जाने का, पाकिस्तान में होंडा है जिसको आप एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं, अ, वो एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। वो जितना एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई है उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं। वो सारे एक दिन में एक जगह पे बैठ के खाना खाते हैं। उसमें मुझे इत्तेफाक हुआ होंडा में जाने का, तो सीईओ से लेकर स्वीपर तक सब लंच टाइम पे एक एक जैसा उन्होंने ड्रेस पहना होता है, व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म है जो उन्होंने पहना होता है, एक जगह पे आके वो खाना खाते हैं। वो एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, वो ट्रेडिशंस को लेके चलते हैं। तो यही सिस्टम जो है उनकी टेक्नोलॉजी के अंदर जो बिजनेस है उसके अंदर भी नजर आता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप चाइना को देखते हैं तो वो आपके लिए 2 3 4 5 नंबर चीज़ें बना देता है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो कॉम्प्रोमाइज करता है। मगर जब जापानीज कंपनीज की बात करते हैं तो दे कम अप विद डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। जो टोयोटा ने प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो किया, दैट वाज बेस्ड ऑन जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन मॉडल। जस्ट इन टाइम, आई होप कि आपने कहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं कि जस्ट इन टाइम से क्या मुराद है। JIT इसको कहा जाता है। प्रोडक्शन मॉडल है कि आप फौरी तौर पे चीज़ों को तैयार करके और भेज दें। आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे इसको इंशाल्लाह वज़ीर। ये जो आपका ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जिसके उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, हाई इन्वेंट्री लेवल्स होते हैं, लार्ज प्रोडक्शन लॉट साइजेस होते हैं, प्रोडक्ट प्रोसेस इनएफिशिएंसीज होती हैं और वेस्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपके बाकी यानी लीन मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं वो इसको बिल्कुल अपोजिट चलती हैं। इन्वेंट्रीज वहाँ पे कम से कम होती हैं, प्रोडक्शन लार्ज प्रोडक्शन लॉट साइज यानी बैचेस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन होती है, ऐसा नहीं होता लीन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रोसेस इनएफिशिएंसीज नहीं होती, एफिशिएंट प्रोसेसेस होते हैं और वेस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। और वेस्ट एक वेग टर्म नहीं है कि सिर्फ आपने प्रोडक्शन चीज़ें बना रहे हैं उसमें आपका कोई नुकसान हो गया, नहीं। वेस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, आगे चल के हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी होती है और इफेक्टिवनेस होती है इन एवरी एरिया, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डिजाइन, सप्लायर इंटरेक्शन, फैक्ट्री ऑपरेशंस, एम्प्लॉय मैनेजमेंट एंड कस्टमर रिलेशंस। अब याद रखिए कि हम बात मैन्युफैक्चरिंग की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिसको हम जनरली प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट नहीं करते। मसलन प्रोडक्ट डिज़ाइन तो समझ आती है, फैक्ट्री ऑपरेशन भी समझ आते हैं, या सप्लाई इंटरेक्शन भी समझ आता है कि ये प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं। लेकिन एम्प्लॉय मैनेजमेंट हम समझते हैं कि HR का फंक्शन, कस्टमर रिलेशन जो है वो सेल्स या मार्केटिंग या आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट का फंक्शन समझते हैं। लेकिन लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हर एक चीज़ के अंदर इंप्रूव्ड एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को देखना चाहते हैं और वो एक चेन बनाते हैं इन सारे लोगों को मिला के, और हर आदमी जो है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो प्रोडक्ट डिज़ाइन वाला हो, चाहे वो सप्लायर से डील करने वाला हो, इवन वेंडर्स को आप अपने सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं। और जब तक वेंडर्स आपके साथ फुली इन्वॉल्व ना हो, आप लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि लीन मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व गेटिंग द राइट प्रोडक्ट टू द राइट प्लेस at the right time and the right quantity with the minimizing waste and remaining flexible। ये है जी इन शॉर्ट नट शेल में कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। गेटिंग द राइट प्रोडक्ट्स टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी विद मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड रिमेनिंग फ्लेक्सिबल। ये सारा कुछ जो है वो होता है। और वो कहते हैं कि ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें आपको बता चुका हूँ कि ये डिपेंड करती है ग्रेट पार्ट ऑन एम्प्लॉइज अंडरस्टैंडिंग द एम्ब्रेसिंग द लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स। अगर आपके एम्प्लॉयज़ लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल्स को समझते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसको एज अ टारगेट लेती है, अपना ऑब्जेक्टिव बनाती है, तो फिर ये कर सकते हैं, वरना ये काम नहीं कर सकते। और फिर वो क्या कह रहे हैं आगे, मजीद मजे की चीज़ वो कहते हैं, इंडीड द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ दिस फिलोसफी आर एज इम्पोर्टेंट एज द मशीन एंड मेथोडोलॉजीज इट एम्प्लॉयज। वो कहते हैं कि मशीनों से, मशीनों पे काम करने वालों से और प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग को एज ए कल्चर अडॉप्ट किया जाता है। आप इसको एक कल्चर के तौर पे लेके आगे चलते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसको फुली तौर पे अडॉप्ट करती है। कल्चर वही होता है जो आप सब लोगों का मिलकर अडॉप्ट करते हैं, उसी को हम कल्चर कहते हैं। तो यहाँ पे लीन मैन्युफैक्चरिंग के कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि वो क्या क्या हो सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग कैसे कहते हैं, उसके फीचर्स या जो हॉलमार्क्स हैं उनको बताएं। सबसे पहले कहते हैं पुल प्रोसेसिंग। पुल प्रोसेसिंग कहते हैं कि पुल प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि
आप कस्टमर्स की डिमांड्स के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ना कि पहले प्रोडक्ट बना के फिर उनकी डिमांड क्रिएट करते हैं। आसान तरीन अल्फाज में आपको यही समझा सकता हूँ कि आप कस्टमर की डिमांड्स और नीड्स के मुताबिक चीज़ों को बनाते हैं, ना कि खुद से चीज़ें बना के फिर उसकी डिमांड जो है वो क्रिएट करते हैं, तो उसको हम पुल प्रोसेस कहते हैं। जो दूसरा है उसको पुश प्रोसेस कहा जाता है, कि जहाँ पे प्रोडक्शन एंड के ज़रिए से जो है वो प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। यहाँ पे इन्वेंट्रीज जो हैं वो साथ साथ बनाई जाती हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते। टाइम के ऊपर जो है वो आप चीज़ें बनाते हैं, उनको बेचते हैं, बनाते हैं, उनको बेचते हैं, अपने पास पाइल अप नहीं करते स्टॉक को। तो ये जो काम है, ये एक हॉलमार्क है प्रोसेसिंग, फुल प्रोसेसिंग जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग का। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल के अंदर, वो परफेक्ट क्वालिटी है। अगर आप लीन मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं तो यू कैन ओनली सर्वाइव विद प्रोवाइडिंग परफेक्ट क्वालिटी। जो जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे होते, परफेक्ट क्वालिटी नहीं दे रहे होते, तो वो कंपनी के लिए बहुत महंगा पड़ता है। कैसे महंगा पड़ता है? अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपके यहाँ वेस्ट या स्क्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉस्टली पड़ता है। समटाइम्स अगर चीज़ें ठीक नहीं बनी, उन पे रीवर्क करना पड़ता है, दोबारा लेबर लगानी पड़ती है, दोबारा मटेरियल लगाना पड़ता है, काम होता है। डिलेज हो जाते हैं, आपकी डिमांड और सप्लाई जो है वो डिलेड हो जाती हैं, उससे आपको नुकसान होता है। आपके पास एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज आपको क्रिएट करना पड़ती हैं डिफेक्टिव पार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए, बहुत अगेन एक्सपेंसिव चीज़ है जो आपको करना पड़ती है। वारंटी क्लेम्स आपको बहुत ज़्यादा करना जो है वो देना पड़ेंगे, ये भी कॉस्ट इन्वॉल्व करती है। और आफ्टर सेल सर्विस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगी जब आप क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अगर आप ये सारे काम टाइमली कर रहे होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ेंगी लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, परफेक्ट क्वालिटी अगर आप प्रोवाइड करेंगे। ये जो कॉस्ट मैंने आपको गिनवाई हैं, ये 25 से 35% होते हैं ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर, जो एक बहुत बड़ा फिगर है। जबकि जो क्वालिटी है लीन मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर ये बहुत ही मिनिमम लेवल तक चले जाते हैं। अगली बात जो है वो वेस्ट मिनिमाइजेशन की, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वेस्ट मिनिमाइजेशन से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि प्रोडक्शन करते हुए आपका कुछ मटेरियल वेस्ट हो जाए या नहीं वो कहते हैं वेस्ट में क्या है, फाइनेंशियल वेस्टेज हो सकता है कि आप अपने पैसे को गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ज़ाया कर रहे हैं, गलत टाइम पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ह्यूमन वेस्ट हो सकता है, यानी आपकी लेबर जो है वो आइडल पड़ी हुई है, इंतज़ार कर रही है कि पिछला प्रोसेस कंप्लीट हो तो फिर हम आगे जाएं, जाके काम करें। इन्वेंट्री भी वेस्ट है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेस्ट, जो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, मुफ्त में नहीं होता। और फिक्स्ड एसेट, आपके एसेट्स हैं जो अनयूटिलाइज्ड हैं, अंडर यूटिलाइज्ड हैं, अंडर कैपेसिटी आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये सारे की सारी चीज़ें जो है वेस्ट के अंदर आती हैं। उसने यहाँ कुछ और एग्जांपल भी दिए कि ओवर प्रोडक्शन जो है, ओवर प्रोडक्शन जो है ये भी वेस्टेज की एक शक्ल है, जहाँ पे आप ज़रूरत से ज़्यादा बना लेते हैं या वक्त से पहले बना लेते हैं चीज़ों को, तो ये भी वेस्ट की एक शक्ल है। फिर वो कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन फार्दर देन इज़ मिनिमली नेसेसरी, कि आपने प्रोडक्ट्स को बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट अगर करना हो तो ये भी वेस्ट समझा जाता है। बजाय इसके कि आप यहाँ से प्रोडक्ट बना के दुनिया के अंदर भेज रहे हो, तो आप दुनिया के अंदर वहाँ मसलन अफ्रीका के अंदर अगर आपने चीज़ें बेचनी है तो आप अफ्रीका के अंदर भेजने के बजाय वहाँ पे बनाना शुरू कर दें। दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द लीन मैन्युफैक्चरिंग। बॉटल नेक्स ऑफ द प्रोडक्शन वेटिंग टू मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्शन स्टेप। बॉटल नेक, बॉटल आपने पता है बोतल को कहते हैं नेक, अगर आपने देखो तो तमाम बोतलें जो ऊपर से है वो उनका नेक जो है वो टाइट होता है, नीचे से जो उनकी बॉडी है वो खुली होती है। तो बॉटल नेक्स से मुराद ये है कि ऐसे स्टेप जहाँ पे चीज़ें चोक हो जाती है, पीछे से चीज़ें स्पीड के साथ आ रही होती है लेकिन आगे बॉटल नेक होने की वजह से उनका आउटफ्लो जो है वो स्लो हो जाता है, कि आपके सिस्टम्स ऐसे हैं कि जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं स्टक हुई पड़ी हैं, एक जगह से निकलेंगी तो अगले प्रोसेस में जाके मैन्युफैक्चरिंग का काम मुकम्मल होगा। तो ये जो बॉटल नेक्स हैं जहाँ पे आपके प्रोडक्शन स्टेप रुक जाते हैं, ये आपके वेस्टेज में काउंट होते हैं। क्यों? इसकी वजह से आपके वर्कर जो अगले स्टेप के वो बेकार पड़े रहते हैं। तो वर्कर्स अगर आपके बेकार हैं तो इसका मतलब है आपने बुलाए 8 घंटे, आपने बिठाया, 8 घंटे की सैलरी देनी है, काम उन्होंने 4 घंटे किया है, तो ये भी वेस्टेज है आपका। उसके बाद आइलैंड ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की गई है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो आइलैंड की सूरत में होते हैं। अगर एक दूसरे के साथ निटेड सिस्टम्स नहीं होते, एक स्टेप के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर प्रॉपरली निटेड ना हो तो फिर आपको प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, वेस्टेज जो है वो आपका हो सकता है। फिर वो कहते हैं प्रोडक्शन डिफेक्ट जो है रिक्वायर्ड नेसेसरी अननेसेसरी एफर्ट टू इंस्पेक्ट, और प्रोडक्शन के अंदर अगर डिफेक्ट आ रहा है तो उससे आपको अननेसेसरी एफर्ट पुट करना पड़ती है, इंस्पेक्शन करना पड़ती है, उसको करेक्ट करने के ऊपर आपको टाइम और रिसोर्सेज लगता है, ये भी वेस्टेज है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो सेफ्टी हैजर्ड्स हैं, यानी खुदा ना खास्ता अगर आप किसी वर्कर को इंजरी हो जाती है ऑन द जॉब तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। और वो प्रॉब्लम क्या है कि आपका वर्क आवर्स लॉस होंगे, टाइम ज़ाया होगा,
आपको इलाज मुआवजे के ऊपर पैसे खर्च करना पड़ेंगे और आपको हो सकता है कंपनसेशन भी देना पड़े। तो ये आपके लिए वेस्टेज की एक अदर सूरत हो सकती है। तो हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट एक और इम्पोर्टेंट फीचर है जो लीन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता है। वैसे भी दुनिया के अंदर अब हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती है। उसके बाद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगली जो वेस्ट रिडक्शन के साथ और फूड प्रोसेसिंग के साथ, क्वालिटी के साथ अगला जो हॉलमार्क है वो इन्वेंट्री रिडक्शन। कि इन्वेंट्री जो है वो भी कम से कम आपके पास होनी चाहिए, आप चीज़ें बनाएं और बेचें। वो कहता है जो वर्ल्ड क्लास कंपनीज होती हैं जहाँ पे लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है, वहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर 100 टाइम्स पर ईयर भी हो सकता है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर आपने फाइनेंस में पढ़ा हुआ है कि आप अपनी इन्वेंट्री को कितनी जल्दी सेल कर लेते हैं। तो अगर आप अपनी इन्वेंट्रीज को पाइल अप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री को जमा कर लेंगे, तो फिर आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। सेल टाइम लगेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो स्लो होगा। तो इन्वेंट्री क्यों क्यों इन्वेंट्री नहीं रखनी चाहिए, उसकी मल्टीपल रीजंस उसने बताया। मसलन पहले वो कहता है कि इन्वेंट्री कॉस्ट मनी। आप जब मटेरियल खरीद के रखते हैं, उस पर लेबर लगाते हैं, ओवरहेड्स लगाते हैं और जल्दी उसको सेल नहीं करते, क्योंकि जब सेल करेंगे तो उसके पैसे आपके पास आएंगे। तो आप उतना बनाएं जितना आपने सेल करना है, वरना आपके मटेरियल के ऊपर पैसा लगा हुआ है, लेबर के ऊपर लगता है, ओवरहेड्स के ऊपर लगता है, तो जब तक आप उनको सेल नहीं करते उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। इस तरह हिडन कॉस्ट होती है। हिडन कॉस्ट से मुराद ये है कि जो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, आपने उसको स्टोर करना है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, काउंट करना है, उनकी इंस्पेक्शन करनी है, ये भी कॉस्टली होता है। फिर वो कह रहे हैं कि ऑब्सोलीट होने के भी चांसेस होते हैं आपकी इन्वेंट्री के, कि आपने बना के रख लिया, बाद में पता चला कि वो आपके काम की नहीं रही है चीज़, तो वो भी आपकी ज़ाया हो सकती है। फिर वो कहते हैं इन्वेंट्रीज कैमोफ्लेज प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स। इन्वेंट्री जब आपके पास बहुत ज़्यादा होती है तो कैमोफ्लेज कर लेती है। कैमोफ्लेज कहते हैं छुपाने को। आपने देखा फौजियों की जो यूनिफॉर्म है, वो उस तरह की होती है कि जो दूर से नज़र ना आए। जहाज से अगर जा रहे हैं तो मट्टी के कलर की होती है, या जंगल के अंदर आए तो वो पौधों से मिलते जुलते कलर की यूनिफॉर्म होती है। उसको हम कैमोफ्लेज कहते हैं। अगर आपने देखा हो टैंकों के ऊपर और जीपों के ऊपर आपने देखा हो तो वो पौधे लगा लेते हैं, दरख्त लगा लेते हैं, उसको ये शो करने के लिए गाड़ी जो है वो दूर से में नज़र ना आए। तो ये कैमोफ्लेज कर देते प्रोडक्शन प्रॉब्लम की। ये जो बॉटल नेक्स होते हैं, कैपेसिटी इम्बैलेंसेस, यानी आपकी जितनी कैपेसिटी आप उसके मुताबिक प्रोड्यूस ना कर रहे हो, तो इन्वेंट्री अगर पड़ी हो तो वो आपकी शो नहीं होती, क्योंकि इन्वेंट्री तो पड़ी होती है, आप चीज़ें जो है इसको कर देते हैं। इस तरह हो सकता है। तो वर्क इन प्रोसेस जो है वो भी आपका बिल्डअप होकर पड़ा रहता है। वर्क इन प्रोसेस से मुराद ये है कि वो चीज़ें आधी कंप्लीट होती हैं, और आधी कंप्लीट अगर चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं तो ना वो फिनिश गुड में कन्वर्ट होगी, ना उनको सेल कर पाएंगे। फिर वो कहता है विलिंगनेस टू मेंटेन इन्वेंटरीज कैन प्रेसिपिटेट ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन भी आपकी हो सकती है, और ओवर प्रोडक्शन करना भी कोई आपका फ़ायदे की बात नहीं है। अगर ओवर प्रोडक्शन आप लार्ज इन्वेंटरीज के अंदर करेंगे तो आपकी जो एलोकेटेड कॉस्ट है, और जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आपके रिसोर्सेज को जो है वो हड़प कर जाएगी ओवर प्रोडक्शन जो, और आप वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स का जो है वो शिकार हो सकते हैं। आपकी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर हो सकती है। अगली बात जो है वो प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी है। प्रोडक्शन सेटअप देखें, जब भी कभी आप प्रोडक्शन करते हैं तो उससे पहले आपको मशीन सेटअप करना पड़ती है, और वो प्रोसीजर्स आपको अडॉप्ट करना पड़ते हैं जिनकी वजह से डिलेज ना हो प्रोडक्शन के अंदर। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये कोशिश की जाती है कि जो सेटअप टाइम है, सेटअप टाइम कहते हैं प्रोडक्शन के लिए तैयार करने के प्रोसेस को। मशीन तैयार करनी है, लेबर को तैयार करना है प्रोडक्शन से पहले कि हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो अगर उसकी वजह से डिलेज हो गए हैं तो उसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन भी आप करते हैं। बाजू का सेटअप को बार बार लगाना मुश्किल काम होता है, एक ही दफ़ा लगा के ओवर प्रोडक्शन कर लेते हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की शक्ल निकल जाती है। लीन कंपनीज जो है वो ऐसा नहीं करती, वो सेटअप टाइम को मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो जल्द अज जल्द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है बना सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, विदाउट सेक्रीफाइसिंग एफिशिएंसी एट लोअर वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। ये लोअर वॉल्यूम भी प्रोड्यूस करते हैं और एफिशिएंसी को भी मेंटेन रखते हैं। फिर उसके बाद स्टैब्लिश सप्लाई रिलेशन। मैंने आपको पहले बताया था कि सप्लायर के साथ भी आप एक रिलेशन डेवलप करते हैं। क्यों? जब आप कहते हैं कि साथ साथ बना के आपने साथ साथ बेचना है, कोई इन्वेंट्री को पाइल अप नहीं करना, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि डिलीवरीज आपकी लेट हो जाए, डिफेक्टिव सामान आपके पास आना शुरू हो जाए, रॉ मटेरियल हो जाए, या इनकरेक्ट ऑर्डर्स आपके पास हो जाए, तो आपकी प्रोडक्शन शट डाउन हो जाएगी, इमीडिएटली शट डाउन हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो फिर ये अनरिपेयरेबल लॉस जो है वो आपकी कंपनी को बेयर करना पड़ सकता है। उसके बाद जो अगली बात मैंने बताई थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीम एटीट्यूड है। लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है रिलाई करती है हैविली ऑन द टीम एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। सब लोग मिलके जब तक नहीं करेंगे, सब लोगों से मुराद क्या है कि दो जो परचेजिंग में इन्वॉल्व हैं, रिसीविंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, शिपिंग में, हर जगह पे जो लोग इन्वॉल्व हैं, सब लोग एज अ टीम अगर काम नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप इसको अचीव नहीं कर सकते।
Each employee must be vigilant of the problems that threaten the continuous flow of operation of the production line. अभी हमने पहले कहा कि अगर आपका कहीं पे भी डिफेक्ट आता है तो आपकी प्रोडक्शन लाइन स्टॉप हो जाएगी। अगर आपकी प्रोडक्शन लाइन या मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो जाएगी तो आप मार्केट में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आप कस्टमर की नीड्स के मुताबिक बना रहे हैं, आप इन्वेंट्री को पाइल अप नहीं कर रहे अपने पास। तो वो कह रहे हैं कि ये जो लीन रिक्वायर्स ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अलोंग विद द अथॉरिटी टू टेक इमीडिएट एक्शन, कि आपने क्वालिटी कंट्रोल भी देखना है और लोएस्ट लेवल के ऊपर अगर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज होता जा रहा है तो लोएस्ट लेवल के ऊपर जो है वो आपको उनको बताना पड़ता है कि क्या मसला है। मसलन टोयोटा की एग्जांपल यहाँ पे दी जाती है कि टोयोटा जो है जब उसने लीन मैन्युफैक्चरिंग को शुरू किया तो जो लोएस्ट लेवल का उनका एम्प्लॉय था प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व था, वो प्रोडक्शन को स्टॉप कर सकता था अगर उसको कहीं डिफेक्ट नजर आता था, अगर उसको कहीं फॉल्टी मशीन नजर आती थी, कोई प्रोसेस में अंदर इनएफिशिएंसी नजर आती थी। अब प्रोडक्शन के अंदर जो स्टाफ वो कौन सा स्टाफ होता है, वो आपका जो है वो लोएस्ट स्टाफ होता है, मशीन के ऊपर जो मैकेनिक खड़े काम कर रहे होते हैं। जब कंपनी ने अथोराइज कर दिया कि अगर आप किसी चीज़ को गलत देखें तो फौरी तौर पे पॉइंट आउट करें और प्रोडक्शन को रोक दें, तो शुरू-शुरू के अंदर काफ़ी दफ़ा ऐसा करना पड़ा उनको और फिर देन अल्टीमेटली ये हुआ कि वो उनके रोकने की वजह से उन जो फॉल्ट्स आ रहे थे उनको ख़त्म किया गया और ख़त्म करने के बाद जो है अब वो नॉर्मल प्रोसेस जो है वो स्टेबलाइज प्रोडक्शन जो आपकी चल रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं कि फुल प्रोसेस होता है, परफेक्ट क्वालिटी होती है, वेस्ट मिनिमाइजेशन होती है, इन्वेंट्री रिडक्शन होती है, टीम एटीट्यूड है, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी हॉलमार्क होती हैं, फीचर होती हैं आपकी लीन मैन्युफैक्चरिंग का। इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।